Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. तो आप सभी को पता है कि आज हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंटरिम बजट को पेश किया। तो पहले बजट डिस्कशन से पहले ये जो टर्म है इंटरिम बजट, ये क्या होता है? कोई भी साल या ईयर जिस समय पे बजट पेश होने वाला होता है, अगर वो इलेक्शन ईयर हुआ यानी कि चुनाव होने वाले हो, तब उस साल के लिए हम इंटरिम बजट को पेश करते हैं, राइट? What I mean to say is, for example, in the coming month, elections are to be held. तो इलेक्शंस का रिजल्ट हमें मालूम नहीं होता है, कौन सी सरकार आएगी, यही सरकार आएगी या दूसरी सरकार आएगी। तो अगर दूसरी सरकार आई तो अपनी न्यू पॉलिसीज लेके आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरम बजट का कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक इलेक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं महीनों तक का जो बजट है यहाँ पे पेश किया जाता है। So as this is election year, so finally the interim budget has been presented by the finance minister of our country, Nirmala Sitharaman जी, और उन्होंने इंटरम बजट जो है पेश किया। तो अब इसी बजट का जो डिस्कशन है यहाँ पे करते हैं फटाफट से। तो पहली बात तो उन्होंने अपना जो स्पीच है वो स्टार्ट किया दैट आई इंट्रोड्यूस दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल। तो पहला एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है, बजट एक ऑफिशियल टर्म नहीं है। बजट टर्म इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म हम यूज करते हैं वो है आपके पास फाइनल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो बिल आप प्रस्तुत कर, ठीक है? तो बजट इज नॉट एन ऑफिशियल टर्म, इट इज नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अपनी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जब 2014 के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली 2014 के अंदर हमारी जब सरकार आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बात करी 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, ये वो समय था जब हमारी कंट्री इनमस चैलेंजेस से जूझ रही थी, नंबर ऑफ चैलेंजेस, और उन्हीं सब चैलेंजेस के साथ जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत इजीली तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे से रिकवर किया। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स अपनाए वो थे जैसे कि सबका साथ सबका विकास, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए, प्रो पीपल जो प्रोग्राम्स है वो उन्होंने बनाए, एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्रदान करी, और इसी प्रकार जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया। तो यहाँ पे इनका ये जो फर्स्ट टेन्योर था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, राइट? तो इट वाज लाइक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यही कारण है कि सेकंड टेन्योर में भी इन्हीं को फिर से इलेक्ट किया गया। और जब सेकंड टेन्योर में जब अरे 5 साल का होता ना, 2014 में उनको चुनाव, 15, 16, 17, 18, 19, अब 2019 आ गया और 2024 के नए इलेक्शंस आ गए। तो ये इनका जो सेकंड टेन्योर था, इसमें इसमें इन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो और भी ज्यादा डबल कर दी। वो एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की बात करने लगे जिसमें सबका साथ और सबका विकास, पहले टेन्योर में कहा था सबका साथ सबका विकास, सेकंड टेन्योर में ये टॉक्ड अबाउट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है? अब यहां पे इन्होंने बात करी सेकंड टेन्योर में इंक्लूसिविटी का, अबाउट द इंक्लूसिविटी in the economics. You must have heard about the inclusive growth, that is such growth which include all the sectors of an economy, poor, richer, marginal और every region, right? Whatever, हर एक सेक्टर को इंक्लूड करने वाला। तो जब यहाँ पे हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने तीन जो चीजें इस पे काम करा, दैट इज सोशल इंक्लूजन, देन he talked about the geographical inclusion, कैसे सबका प्रयास, आत्मनिर्भर, पंच प्राण कमिट, and then Amritkal was the important thing, approach of provisioning up to the village level। फिर कुछ स्कीम्स थी जैसे कि आपके पास हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, कुकिंग गैस फॉर ऑल, बैंक अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर ऑल। तो यहाँ पे इन सबके थ्रू उन्होंने एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो लाने की कोशिश करी थी इस पूरे टेन्योर पे। और अगर हम फूड वरीज की बात करें तो फ्री राशन जो है दिया गया कम से कम 80 करोड़ को, और जो एमएसपी है इट वाज प्रोड्यूस्ड ऑफ द अन्नदाता, क्लियर? तो यहाँ पे जो एमएसपी है वो अन्नदाता की फॉर्म में आपको यहाँ पे दी गई थी।
तो ये इन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन है कुछ इस तरह से स्टार्ट किया, जहाँ पे वो पिछले जो 10 साल में जो पॉजिटिव चीज हुई इकोनॉमी में उसके बारे में बात करी गई और कैसे बात करी गई। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस कैसे किया इनकी सरकार ने, ऑल राउंड, परवेजिव, इंक्लूसिव। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है सोशल जस्टिस के लिए, यानी कि ऑल राउंड, ऑल परवेजिव, ऑल इंक्लूसिव। तो हिंदी टर्म्स इसके लिए इन्होंने यूज किया था वो था आपके पास सर्वांगीण, सर्वोपरि और सर्व समावेशी। तीन टर्म्स है, सर्वांगीण, सर्वपरेशी और सर्ववंशी। तो ये क्या करता है, हर एक कास्ट, हर एक लेवल के लोगों को इंक्लूड करता है। इंडिया में फिर उन्होंने बात करी थी अबाउट विकसित भारत बाय 2047। इसके अंदर इन्होंने बोला कि वी नीड टू इंप्रूव द पीपल्स कैपेबिलिटी एंड एम्पावर देम। ठीक है, फिर उन्होंने पिछली जो सरकार थी और अभी इनकी जो सरकार है उसको कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि जो पहले की जो सरकार थी वहां पे सोशल जस्टिस जस्ट एक पॉलिटिकल स्लोगन था, उसके ऊपर वो कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन अब की जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए सोशल जस्टिस बहुत इफेक्टिव है, बहुत इसेंशियल और इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। ये एक तरह से सेक्युलरिज्म को एक्शन में लाने की बात हो रही है, करप्शन कम है, नेपोटिज्म को प्रिवेंट करता है, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा बेनिफिट ऑफ द डिलीवरी में, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट, फोकस ऑन द आउटकम नॉट द आउटलेट। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस, है ना, मैंने क्या बोला कि जो पीएम मोदी जी की सरकार है उन्होंने बोला जोग्राफिकल इंक्लूसिविटी लाने की बात कर रहे हो, सोशल जस्टिस की बात करें। अब ये सोशल जस्टिस की इंक्लूसिविटी के लिए उन्होंने एक बहुत प्यारा टर्म यूज किया कि हमारा जो फोकस है वो 4 मेजर कास्ट के ऊपर है। ठीक है, इन्होंने बोला हमारा जो फोकस है 4 मेजर कास्ट पे, और वो 4 मेजर कास्ट क्या है। सबसे पहली कास्ट है गरीब, दूसरी कास्ट है हमारे पास महिला, तीसरी कास्ट है हमारे पास युवा, और फोर्थ जो कास्ट है मेरे पास वो है अन्नदाता, यानी कि फार्मर्स। दिस वाज वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड कि जो इंडिया में कास्टिज्म है कि हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये फलाना ग्रुप का है, उन सबको हटा के ये गवर्नमेंट का कहना है कि हम 4 मेजर कास्ट पे फोकस करेंगे, गरीब यानी कि पुअर, महिला यानी कि वुमेन, युवा यानी कि यूथ, और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। बिकॉज इन रियलिटी ये 4 कैटेगरी के लोग ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, लाइक पुअर, वुमेन, यूथ एंड द फार्मर्स। सो बेसिकली इन सभी चारों कैटेगरीज का जो हमारे पास वेलफेयर है और इनकी जो नीड है उनको फुलफिल करना प्रायोरिटी रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इन्होंने पॉवर्टी के टर्म्स में क्या बात करी है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम है दैट इज गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, फिर उन्होंने बात करा है प्रधानमंत्री स्वनिधि, ब्रैकेट फटाफट से जो प्रधानमंत्री स्वनिधि है या फिर कोई भी स्कीम का मैं नाम ले रही हूँ उसको आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। बिकॉज एक बार अगर हमने बजट डिस्कशन कर लिया फिर एक साथ सारी स्कीम्स को हम दूसरे जो पार्ट है उसमें लेके आएंगे, स्कीम्स अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या अनाउंस किया गया था। सो पॉवर्टी के टर्म्स में इन्होंने बात करी थी एक तो कि गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि आपके पास जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है, अगेन which organization is responsible for releasing of multi-dimensional poverty index and the human development poverty index, और मल्टी डायमेंशनल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर निकाले जाते हैं कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर लिखिए। सागर शर्मा जी आप बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, सो आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। So this is like government assisted 25 crore people to get the freedom from the multi-dimensional poverty। फिर यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात करी थी 30 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट और प्रधानमंत्री जो स्वनिधि है उसके बारे में। फिर है यहाँ पे प्रधानमंत्री जन मान योजना। देखो यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं मिल रही, आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जन मन योजना, नहीं तो आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं, बजट कोई इधर उधर नहीं करेगा अपने इंस्टीट्यूट के लिए।
तो आप जो कोई भी पीडीएफ उठाइए जस्ट इसको रीड आउट करिए। तो जन मान योजना था आपके पास, फिर एक योजना थी दैट इज प्रधानमंत्री विश्व करिया योजना, फिर कुछ दिव्यांग लोगों के लिए योजना था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ई नैम। ई नैम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ई नैम क्या होता है? ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ई नैम। ठीक है, ये पॉवर्टी के लिए जो स्कीम्स थी। अब यहाँ पे इसी के साथ इन्होंने बोला कि हमारे पास जो युवा है, ठीक है, हमारे पास जो युवा है यानी कि जो यूथ है, उसको उन्होंने नाम दिया, अगर मैं बात करूं युवा के बारे में, या फिर अगर उसको उन्होंने नाम दिया अमृत पीढ़ी, युवा को नाम दिया अमृत पीढ़ी। इनके लिए क्या क्या था भाई? एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अरे पिछले 10 साल में जो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ ना, ये अभी उनकी जो क्या कह रहे हैं वो गिनवा रहे। फिर ये बताए कि आगे हम क्या जो है पेश कर रहे हैं। तो बेसिकली अमृत पीढ़ी के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था। फिर इन्होंने बात करी अबाउट द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, राइट? स्किल इंडिया मिशन था आपके पास, स्किल इंडिया मिशन था आपके पास। देन प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी है। ये सब एक्चुअली यूथ को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक रोजगार दाता की तरह भी काम कर रहा है। स्पोर्ट्स, पिछले कुछ 1-2 साल से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं और इस बार भी बजट में भी इसका मेंशन है, तो कृपया इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे हम। यहाँ पे बोला गया है कि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि एशियन गेम्स हो गए आपके पास, है ना? चेस में उन्होंने नाम लिया था, दैट इज प्रज्ञानंदा। तो उन्होंने बहुत अच्छे कंपटीशन जो है चेस में फाइट किया इस बार इंडिया की तरफ से, प्रज्ञानंदा। सो द क्वेश्चन कम्स, प्रज्ञानंदा इज रिलेटेड टू द व्हाट? चेस के प्लेयर कौन थे? आपको मतलब स्पोर्ट्स का थोड़ा सा एक डेटा प्रिपेयर कर लेना, ठीक? तो बेसिकली इसी के साथ अब वहां पे बात करेंगे थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज वुमेन, दैट इज मोमेंटम फॉर द नारी शक्ति, मोमेंटम फॉर द नारी शक्ति। तो यानी जो वुमेन का एम्पावरमेंट करने की बात करेगी थी, पहला उनको डिग्निटी देके, दूसरा उनका ईज ऑफ लिविंग करवाकर, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो कम से कम 30 करोड़ मुद्रा लोन जो है उनको दिया गया। 28% जो आपके पास फीमेल का एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो बढ़ गया है। स्टेम कोर्सेज 43% जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो इन सबसे आप इतना पता लगा सकते हो कि वुमेन का जो वर्कफोर्स है वो बड़ा है। ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को इलीगल जो है वो घोषित कर दिया गया है। 1/3 रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। कम से कम 70% जो हाउस है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, आपके पास प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसमें 70% जो घर है इन रूरल एरिया, उसमें या तो सोल ओनर वुमेन है या फिर जॉइंट ओनर के अंदर वुमेन का यहाँ पे नाम आता ही आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन मोर कॉम्प्रहेंसिव जीडीपी। अब यहाँ पे एक और नया जो टर्म है वो आया था, दैट इज जीडीपी। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला नहीं है, यहाँ पे एक नया टर्म ये लोग लेके आया है, दैट इज जी फॉर गवर्नेंस। जी फॉर गवर्नेंस, डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, और फिर यहाँ पे बात होती है परफॉर्मेंस की। ठीक है, गवर्नेंस है, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस की। तो सरकार ने एक मोर कॉम्प्रहेंसिव जीडीपी पर फोकस किया था, गवर्नेंस के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू और परफॉर्मेंस के थ्रू। कैसे? अब आप बोलोगे गवर्नेंस पे कैसे फोकस किया? एक तो इनका कहना कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटेबिलिटी लेके, और पीपल सेंट्रिक ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सिटीजन को हमने यहाँ पे पहले रखा है। तो इन सबका जो इम्पैक्ट हुआ है वो कम से कम हर एक सेक्टर पे पड़ा है। जैसे कि इनका कहना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो एक तरह से स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, जिसमें मैं एक्सटर्नल सेक्टर को भी इंक्लूड करती हूँ। इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा रॉबस्ट हुआ है, जो इन्फ्लेशन है वो आपके पास मॉडरेट रहा है। सो इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आप देख सकते हो कि जो एवरेज रियल इनकम होती है, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, वो भी आपके पास बढ़ गई है 50%, की बहुत अच्छी चीज होती है। पीपल जो है दे स्टार्टेड लिविंग इन बेटर एंड अर्निंग बेटर कंडीशंस। ठीक है, देन
अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो चाहे आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, सो दिस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टाइमली मैनर में इन सबको लेके जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हुए, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया में एक तरह से 21st सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीएसटी यानी कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हम लेके आए, जीएसटी लेके आए, उसने जो टैक्स बेस है वो बढ़ाया है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। सो बेसिकली इट हैज इनेबल्ड व्हाट, द वन नेशन, वन मार्केट और वन टैक्स, यानी कि वन नेशन है, वन मार्केट है और वन टैक्स की यहाँ पे बात करी गई है। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। अब यहाँ पे ग्लोबल कंटेक्स्ट में बोला कि अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, बहुत ही बुरी कंडीशन है, हर जगह अभी फाइट हो रही है, चाहे आप रशिया यूक्रेन ले लीजिए, आप सेंट्रल एशिया ले लीजिए, वेस्ट ईस्ट एशिया ले लीजिए, चाइना का फैक्टर ले लीजिए, करेक्ट। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस जियोपॉलिटिक्स थिंग हैपनिंग। तो ग्लोबलाइजेशन एक टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा था, आज के टाइम पे इससे पूरा सप्लाई चेन को फ्रेगमेंटेड कर दिया है। तो ऐसा टाइम जहां पे जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा चैलेंजिंग है, ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हमारे लिए इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, उस टाइम पे इंडिया ने G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी को संभाला है। पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ एकदम कम है, पब्लिक डेट बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से हम जूझ रहे हैं, ऐसे टाइम पे इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी को संभाला और उससे अपना रास्ता नेविगेट किया बहुत इजीली, दैट इंडिया सक्सेसफुली नेविगेटेड इट्स वे थ्रू इट। जबकि बाकी कंट्रीज पूरी वर्ल्ड में जूझ रही है, बिकॉज पेंडेमिक की वजह से आपके पास फूड है, फर्टिलाइजर है, फ्यूल है, फाइनेंस है, इन सब में क्राइसिस हो रहा है, लेकिन इंडिया हैज सक्सेसफुली नेविगेटेड इट्स वे, ठीक। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द कॉरिडोर, दैट इज इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, दैट इज इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो इससे एक तरह से इनका कहना है सरकार का कि ये बहुत गेम चेंजिंग थिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री जो है हमारे, ठीक है, उनके कोटेशन लाइक उनका एज इट इज उनका जो वर्ड था, आई कोट दैट it will become the basis of the world trade hundred of years to come, and history will remember this initiated in the Indian soil. Decode. फिर इन्होंने बात करी विजन फॉर द विकसित भारत, विजन फॉर द विकसित भारत। फिर एक ट्राइनिटी की बात करी इन्होंने, यानी कि डेमोग्राफी, ट्राइनिटी जो है इसमें इन्होंने एक तो बात करी यहाँ पे डेमोग्राफी को लेके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डाइवर्सिटी को लेके और डेमोक्रेसी को लेके, और डेमोक्रेसी को लेके, विद सबका विश्वास कैन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द एवरी इंडियन। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करी है स्ट्रैटेजी फॉर द अमृतकाल। इसके आगे इन्होंने बोला दैट व्हाट इज अवर स्ट्रैटेजी फॉर द अमृतकाल, दैट गवर्नमेंट will adopt the economic policies that foster and sustain the growth, inclusive and sustainable development, improve the productivity, create opportunity for all. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि किस प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे थे, व्हाट वाज द प्रिंसिपल गाइडिंग द गवर्नमेंट, दैट वाज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। हमें रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है विल टेक द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड बिल्ड द कंसेंसस विद द स्टेट एंड स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर यहाँ पे बोला कि जो पंचामृत गोल है उनके साथ हमको अलाइन करना है, स्पेशली एनर्जी जो सेक्टर है उसकी यहाँ पे बात करी गई थी। सो दे टॉक्ड अबाउट द एनर्जी सेक्टर, available, access हो पाए, affordable. Then they talked about the aspirational district, aspirational districts. ईस्ट, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए बोला कि गवर्नमेंट जो है अपना पूरा अटेंशन और फोकस देगा नॉर्थ ईस्ट रीजन को, और इट विल मेक श्योर दैट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिकम द पावरफुल driver of India's growth, that is the engine of the India's growth.
अब कुछ योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, एक स्कीम जो है उन्होंने मेंशन करी, दैट इज प्रधानमंत्री जो आवास योजना है। देन दे टॉक्ड अबाउट द रूफटॉप सोलराइजेशन एंड द मुफ्त बिजली। कम से कम 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट जो बिजली है हर महीने मिलेगी। और ये स्कीम फॉलो करती है रिजोल्यूशन ऑफ द हिस्टोरिक डे, यानी कि कॉन्सेक्रेशन डे था ऑफ श्री राम मंदिर जो थे अयोध्या में भी बना है। तो इन सब का बेनिफिट क्या होगा? कम से कम इसमें ये जो आप कर रहे हो उसमें 15 से 18,000 के जो हर साल के पैसे वो बचेंगे घरों से, और वो पैसे आप सीधा फ्री इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई कर रहे हो उनको आप दे सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग स्टेशन आप बनवाएंगे, आप हाउसिंग फॉर द मिडिल क्लासेस जो यहाँ पे बनाएंगे। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द यू विन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं दैट इज यू विन प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग द इम्यूनाइजेशन टू बी रोल्ड आउट। यू विन प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू द व्हाट? मैनेजिंग द इम्यूनाइजेशन। आयुष्मान भारत को एक्सटेंड करने की बात करी गई है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वहां तक भी इसको एक्सटेंड करेंगे बिकॉज ये काफी सक्सेसफुल रहा है। देन दे आर टॉक्ड अबाउट द एग्री एंड फूड प्रोड्यूसर्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके अंदर 38 लाख फार्मर्स जो है उन्होंने 10 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया है। Then they have talked about the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises. It has assisted 2.4 lakh self-help group and 60,000 individuals with credit linkage. तो अगर आपको फास्टर ग्रोथ को इंश्योर करना है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करेगी, ठीक है। और जो पोस्ट हाउस एक्टिविटीज होगी जैसे कि आपके पास एग्रीगेशन है, मॉडर्न स्टोरेज है, एफिशिएंट सप्लाई चेन है, उसको प्रमोट करेगी, ठीक है। नैनो यूरिया सक्सेस रहा। अब हमारा जो सरकार का फोकस होगा वो नैनो डीएपी भी होगा, तो इसको सरकार एक्सटेंड करेगी जितने भी आपके पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वहां पे। आत्मनिर्भर ऑयल सीड बनाएगी जैसे कि सरसों के लिए है ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन, सनफ्लावर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस सब के थ्रू क्या कवर कर रहा? रिसर्च पे जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की तरफ, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, मार्केट लिंकेजेस की बात कर रहे हैं। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने बात करी है अबाउट द डेयरी डेवलपमेंट, तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है और यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज को कंट्रोल करने की बात करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुट एंड माउथ डिजीज। इफ एनीवन नोज फुट एंड माउथ डिजीज तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या ये जूनोटिक डिजीज है या फिर ये सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाने वाली डिजीज है? ये कमेंट में लिखिए। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। आई रिपीट, इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एनिमल्स, एनिमल्स में इनका प्रोडक्टिविटी जो है नहीं है मिल्क एनिमल्स की कैटेगरी में। अब कुछ एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइफ स्टॉक जो मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, मत्स्य संपदा। तो बेसिकली मत्स्य संपदा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पूरा सेपरेट जो डिपार्टमेंट है फिशरीज के लिए वो सेटअप किया था, जिसकी वजह से इनलैंड और आपके पास एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है। सी फूड और जो एक्सपोर्ट है वो आपके पास डबल हो गया सिंस 2013 से 14। प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है ये बेसिकली स्टेप अप करेगी टू एनहांस द एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 3 to 5 टन पर हेक्टर। एक्सपोर्ट डबल हो रहे हैं 1 लाख करोड़ की समथिंग। तो बेसिकली ये पूरा एक एग्रीकल्चर में इन्होंने जो सक्सेस की बात करी है। फिर टेक्नोलॉजिकल अगर हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें इन्होंने क्या बात करी उसको भी हम यहाँ पे हम देख लेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है उसमें इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पर वो बढ़ रहा है, रिसर्च हो या इनोवेशन हो, ठीक है, फॉर कैपिटलाइजिंग द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो एक स्लोगन, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे देखो 3 जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर तो नहीं, थोड़ा सा उनके स्लोगन्स के बारे में बताया कि जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्होंने स्लोगन दिया था
जय जवान जय किसान। फिर आपके पास है वाजपेयी जी, उन्होंने इस स्लोगन को बढ़ा दिया, दैट इज जय जवान जय किसान जय विज्ञान साइंस। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी स्लोगन लेके आए हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, बिकॉज इनोवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है किसी भी डेवलपमेंट को लेके। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको ट्रिपल करने पे फोकस हुआ है पिछले 4 सालों में। ठीक है, दैट इज बिल्डिंग ऑन मैसिव ट्रिपलिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इन द पास्ट 4 years, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा है, जिसका इम्पैक्ट जो है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे आया है। और इसीलिए अब जो नेक्स्ट ईयर का आउटले है उसको हमने बढ़ा दिया है 11.1% टू 11,11 करोड़ रुपीस, यानी कि ये होगा आपके पास टोटल 3.2% ऑफ द जीडीपी। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द रेलवेज। ठीक है, रेलवेज काफी बार हमने डिस्कस भी किया है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन्स की वजह से। तो यहाँ पे 3 मेजर जो कॉरिडोर है वो अनाउंस किए गए हैं। पहला जो मेजर कॉरिडोर है इट इज रिलेटेड टू योर एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू योर मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। तो बेसिकली एनर्जी है, मिनरल है और सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा जो कॉरिडोर है वो बात कर रहा है अबाउट द पोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो पोर्ट है दे आर टॉकिंग अबाउट द पोर्ट कनेक्टिविटी। एंड देन थर्ड कॉरिडोर इज अबाउट द हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये आप अपनी पीडीएफ में जो भी आपके पास पेजेस अवेलेबल है इंटरनेट पे से आप देख लेंगे, डेंसिटी कॉरिडोर। ठीक है, मैं इसकी कोई पीडीएफ या फिर आपने पीपीटी नहीं बना रही हूँ बिकॉज ये बजट है। अखबार में या कोई भी इंस्टीट्यूशन का पेज उठा लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, बजट वही रहने वाला, नो वन विल चेंज इट। तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाल सकती। मेरा काम है सिर्फ आपको ये समझाना स्कीम्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मैं एक एक स्कीम को डिटेल में यहाँ पे सीधा ऑन द स्पॉट याद करने वाले। ठीक है, तो ये 3 जो कॉरिडोर है वो बनाए गए। तो प्रधानमंत्री जो गति शक्ति आपके पास जो स्कीम है इट इज फॉर इनेबलिंग द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। और जो प्रोजेक्ट्स है देवर टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, और ताकि आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके पास जो हाई ट्रैफिक कॉरिडोर का डीकंजेशन होगा, आप और ज्यादा अच्छे से ऑपरेशन कर पाएंगे ट्रेन के। कम से कम 40,000 जो नॉर्मल रेल बोगीज है उनको कन्वर्ट किया गया है टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वंदे भारत मतलब, तो एनहांस सेफ्टी कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, यानी कि उड़ान वाली जो है आपके पास सेक्टर, एरोप्लेन वगैरह एविएशन। नंबर ऑफ एयरपोर्ट डबल हो चुकी है, आज की डेट में उसका जो नंबर है वो है 149। उड़ान स्कीम हैज बीन वाइडस्प्रेड, कम से कम 517 जो नए रूट्स है जो कि आपके पास कैरिंग द 1.3 करोड़ ऑफ द क्या कह सकते हैं आपके पैसेंजर्स और समथिंग। देन मेट्रो एंड द नमो भारत है उसका भी एक्सपेंशन को यहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात करी गई। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में दे हैव सेड कि हमारा जो कमिटमेंट है कि 2070 तक हमको नेट जीरो का जो टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए हमको फॉलोइंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहले उन्होंने बोला कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है फॉर हार्नेसिंग द शोर ऑफ द विंड एनर्जी पोटेंशियल्स। कोल गैसिफिकेशन ऑफ द लिक्विड एक्शन की जो कैपेसिटी है 2030 तक हम 100 मीटर जो टन है वो कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला। देन दे सेड कि जो नेचुरल गैस है, मीथेन है, अमोनिया है, इन सब की इंपोर्ट को हम कम से कम कर देंगे। फिर यहाँ पे बात करी गई है कि मैंडेटरी phased mandatory blending of compressed biogas into the natural gas ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है वो भी यहाँ पे यूज करने की बात करी गई है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए। ठीक है, और फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स में यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए इन्होंने, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये याद कर लेना डिटेल में क्या होते हैं, बायोप्लास्टिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्री इनपुट। देन दे हैव मेंशन्ड अबाउट द ब्लू इकोनॉमी जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सोसाइटल चेंज के लिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे दे विल मेक अ कमिटी जो कि मैंडेटरी रिकमेंडेशन देगी कि जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन जो आपके पास हो पा रहा है, उसकी वजह से जो नए सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं उनमें आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या देंगे आप। ठीक है, अब थोड़ा सा 10 मिनट जो लास्ट का जो आपके पास बजट है वो बाकी है, और फिर हम जो डील कर लेंगे इसके जो स्कीम्स अब जिसमें भी यहाँ पे हमने एक्चुअली ओवरव्यू यहाँ पे देख लिया गया है इसके अंदर। अब हमारा जो फोकस होगा अगले वीडियो में ये जो स्कीम्स है, ये जो टर्म्स ऑन द स्पॉट समझ के इसको याद करेंगे। तो ये ओवरव्यू आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे नए टर्म्स आए, जैसे कि आपके पास जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है,
है ना? ये जो आपके पास जो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। 4 कास्ट की बात करी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वुमेन है, महिला या फिर गरीब है जो कि आपके पास पुअर है, अन्नदाता जो कि फार्मर्स है, राइट? तो इन सब की जो बात करी गई है, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा जो ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए।